गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में इस टॉपिक की जो हमारी पहली एडजस्टमेंट थी म्यूचुअल ओइंग्स या फिर जिसको हम एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस या फिर सिंपली कॉन्ट्रा आइटम्स बोल रहे थे, उसको हमने डिस्कस किया था। और उसका फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला था कि अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच में कोई आपसी लेन देन है तो हमें सिंपली उस आपसी लेन देन को एलिमिनेट करना है। ये आपसी लेन देन कैसे आ सकता है, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसका हमने एक तरीका कहा था कि मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को उधार पर गुड्स बेचे हैं, तो अगर ऐसा होगा तो होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी को अपनी बुक्स में डेटर दिखाएगी और सब्सिडरी कंपनी को अपनी बुक्स में होल्डिंग कंपनी को क्रेडिटर दिखाना पड़ेगा। अगर ये डेटर क्रेडिटर के रिलेशनशिप को हम सेटल कर भी देते हैं, मान लो अगर हम सब्सिडरी कंपनी को बोलते हैं भाई तू पेमेंट कर दे होल्डिंग कंपनी को, तो इससे होगा क्या, सब्सिडरी कंपनी का कैश बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा और होल्डिंग कंपनी का कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। जहां तक फैमिली के कैश बैलेंस का सवाल है, फैमिली का कैश बैलेंस मतलब जो कि कंसोलिडेटेड कैश बैलेंस है, जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि घर के ही दो मेंबर्स हैं, एक फैमिली मेंबर ने दूसरी फैमिली मेंबर को पेमेंट करी है, तो एक फैमिली मेंबर का कैश घट जाएगा, दूसरे का बढ़ जाएगा। जहां तक फैमिली के ओवरऑल कैश बैलेंस का सवाल है, उस पर हमने देखा था कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये बात हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल की मदद से प्रूव भी करके देखी थी। तो हमने फिर फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला था एलिमिनेशन का, मतलब इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस या फिर म्यूचुअल ओइंग्स को एलिमिनेट करने का हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि अगर कोई आपसी लेन देन हो, चाहे वो डेटर क्रेडिटर का फॉर्म ले या बीआरबीपी का फॉर्म ले या फिर लोन का फॉर्म ले, लोन टू होल्डिंग, और ऐसे ही सब्सिडरी बोलेगी लोन फ्रॉम होल्डिंग, तो उस केस में हमें एक तरफ से एसेट को एलिमिनेट करना है और दूसरी तरफ से लायबिलिटी को एलिमिनेट करना है। और इसके ऊपर मैंने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखाया भी था। अब आज जो हम अपनी सेकंड एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, इसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और आप कह सकते हो कि जो ये पहली वाली एडजस्टमेंट थी उसका एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को मान लीजिए गुड्स बेचे, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि जब कोई किसी को गुड्स बेचता है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमाता है। अब घर के मेंबर अगर एक दूसरे को प्रॉफिट पे गुड्स बेचेंगे तो क्या उससे हमारे प्रॉफिट जो है वो अननेसेसरी इन्फ्लेट नहीं हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो उसका करना क्या है, पहले मैं इस बात को ना आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा तो आपको बात ज्यादा समझ में अच्छे से आएगी, और फिर वो जब एग्जाम्पल आप समझ लेंगे आपका थोड़ा नजरिया बढ़ जाएगा, नजरिया थोड़ा बदलेगा, तो उसके बाद फिर इस एडजस्टमेंट को समझने में आपको बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आइए पहले एक एग्जाम्पल की मदद से हम इस एडजस्टमेंट का एक जो सब्सटेंस है, जो इसका एक बेसिक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लड़का है सिंकू, ये सिंकू ना 12th क्लास का बच्चा है और इसके पास ना एक पुराना सा फोन रखा हुआ है, बटन वाला फीचर फोन, नोकिया 1100। अब नोकिया 1100 पहले के जमाने का एक बड़ा पॉपुलर फोन कभी रहा होगा, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन के जमाने में कौन पूछेगा इस फोन को। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बटन वाला फोन है, सिंकू को लगता है कि मैं अगर इस फोन को अपने फ्रेंड्स के सामने लेके जाऊंगा तो फ्रेंड्स हो सकता है मेरे मजाक उड़ाए। अब इसके फ्रेंड के पास जो है अच्छे खासे बड़े बड़े महंगे महंगे स्मार्टफोन्स हैं, किसी के पास आईफोन भी है। सिंकू को तो अपना फोन बाहर निकालने में भी शर्म आती है। सिंकू ने कई बार पापा को भी बोला कि पापा आप ही दिला दो कोई स्मार्टफोन। पापा कहते हैं देखो बेटा तुम 12th क्लास में हो, अच्छे नंबरों से पास कर लोगे तो पक्का मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, उसमें बढ़िया सा स्मार्टफोन ला के दूंगा। अब पापा ने कंडीशन लगा दी अच्छे नंबरों से पास हुआ, तो सिंकू को लगता है पास तो हो जाऊंगा पर अच्छे नंबरों से होऊंगा ये तो नहीं पता। तो सिंकू को पापा पे तो विश्वास नहीं है कि वो फोन दिलाएंगे। अब सिंकू को लगता है कि 5-7 हजार मेरे पास पॉकेट मनी पड़ी हुई है, अगर ये नोकिया 1100 बाहर मार्केट में मैं 7-8 हजार का अगर बेच पाऊं तो मेरे पास इनफ पैसे हो जाएंगे नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि सिंकू बेचारा नादान है, कौन समझाए कि नोकिया 1100 7-8 हजार की तुम बात कर रहे हो, ये आज कोई 1000 रुपए में भी ना खरीदे, किसी को वैसे तो शायद फ्री में भी ना ले आपसे, ऐसा फोन है। तो ये 1000 रुपए का फोन सिंकू चाह रहा है कि 7-8 हजार में किसी को बेच पाऊं। बाहर किसी दुकानदार के पास जाता भी था जो सेकेंड हैंड फोन में डील करता है, वो इसको फटकार के भगा देते। तो बाहर तो उसने कई डीलरों से बात करी जो फोन में डील करते हैं। अब आपको भी पता है कौन 7-8 हजार में इस फोन को खरीदेगा। तो अल्टीमेटली इसको लगा क्यों ना मैं अपने घर में ही कोई इस फोन का कस्टमर ढूंढूं। सिंकू को लगा क्यों ना एक बार मम्मी से बात की जाए। तो सिंकू जो है अपनी माता जी के पास जाते हैं और वो इस नोकिया 1100 फोन के फायदे गिनवाते हैं। देखो मम्मी इसमें आप स्नेक गेम खेल सकते हो, याद होगा स्नेक गेम बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी पहले। अब माँ को पता है कि बेटा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, पर माँ है। माँ को लगा चल ठीक है, बच्चे का दिल खुश रखने के लिए मैं बच्चे से ही फोन खरीद लेती हूँ। और माँ ने क्या किया, ये 1000 का फोन जो है, जो बाहर कोई बिल्कुल भी नहीं खरीद रहा था, अपने ही बेटे से
9,000 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 9,000 में खरीद लिया। माँ है, लेकिन ये माँ किसी की पत्नी भी है। मतलब जो सिंकू की मम्मी है, फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है बेटे को तो खुश कर दिया, लेकिन यही मम्मी जो है सिंकू के पापा के पास गई, और सिंकू के पापा को, आपको विश्वास नहीं होगा, सिंकू की मम्मी ने ये फोन जो है 16,000 में चिपका दिया, मतलब 16,000 में बेच दिया। अब बेचारा पति है वो, उसको खरीदना पड़ा। अब जो सिंकू के पापा है ये भी कम चालाक ना है। सिंकू के पापा को लगा क्यों ना मैं भी अपनी मम्मी के पास जाऊं। जैसे सिंकू ने अपनी मम्मी को फोन बेचा, तो सिंकू के पापा को लगता है कि मैं अपनी माँ के पास, मतलब सिंकू की ग्रैंड मदर के पास जाता हूं और ये फोन बेचने की कोशिश करता हूं। अब सिंकू की जो ग्रैंड मदर है, भाई फिर से वही बात हो गई, ये भी माँ तो है ही, भले ही एज कोई भी हो, वो एज कितनी भी हो, माँ माँ रहती है, और माँ के लिए बच्चा वैसा ही है जैसे बचपन में हुआ करता था। तो सिंकू की ग्रैंड मदर ने भी क्या किया, ये फोन जो है खरीद लिया। ठीक है, कितने में खरीद लिया? 20,000 में खरीद लिया। अब ये जो सिंकू की दादी है, ये भी किसी की पत्नी है नहीं, तो सिंकू की जो दादी है वो सिंकू के दादाजी के पास जाती है और ये फोन उनको बेच आती है, उनको बेच आती हैं। और कितने में बेच देती हैं? 25,000 में ये फोन बेच देती हैं। अब आप मुझे जरा सोच के बताइए कि ये जो फैमिली मेंबर एक दूसरे को फोन बेच बेच के खुश हो रहे हैं कि हमने भी प्रॉफिट कमाया, हमने भी प्रॉफिट कमाया, क्या सही मायनों में इन फैमिली मेंबर्स ने प्रॉफिट कमाया है? अगर आप ध्यान से सोचें, 1,000 का फोन ओरिजिनली था, लास्ट में बिकते बिकते कितने का बिका है? 25,000 का। कितने का मुनाफा हुआ है? टोटल 24,000 का। ये 24,000 का मुनाफा इन सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ने कमाया है, पर क्या असल में कमाया है? अगर आप देखें, सिंकू कहता है मैंने 8,000 का प्रॉफिट कमा लिया, 1,000 की चीज 9,000 में बेच के। और सिंकू की मम्मी ने जब सिंकू के पापा को बेचा तो उन्होंने 7,000 का प्रॉफिट कमाया। सिंकू के पापा ने सिंकू की दादी को बेचा तो उन्होंने 4,000 का प्रॉफिट कमाया। सिंकू की दादी ने सिंकू के दादाजी को बेचा तो 5,000 का प्रॉफिट उन्होंने कमाया। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था? एक की चीज 25 की बिकी है, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था? 24 का। अगर आप 24,000 का ब्रेकअप देखो, 8,000 सिंकू, 7 यहां 15 और 4 19 और 5 24। पर असल में क्या इन सबने ये प्रॉफिट्स कमाए हैं? मतलब क्या फैमिली ने 24,000 का प्रॉफिट सही में कमा लिया? नहीं कमाया। ये प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अगर ऐसे ही प्रॉफिट होते होते तो फिर तो क्या दिक्कत है? आप अपने घर का टीवी लेना, मम्मी को बेचना 2 करोड़ में, फिर ऐसे हजारों में बात क्यों करनी? फिर करोड़ में बात करेंगे। मम्मी को फिर बेचना वो फोन 2 करोड़ में, घर का टीवी 2 करोड़ में, वो मम्मी जो है पापा को बेच देंगी 6 करोड़ में। ऐसे ही घर के और सामान लेते लेते आप सारे सामानों को करोड़ों में बेचना, और देखना आज ही कि आज आप बिल गेट्स को क्रॉस कर दोगे। ऐसा होता नहीं ना। इसका मतलब ये जो हम कर रहे हैं यहां पर ट्रांजैक्शन, क्योंकि फैमिली के अंदर ही हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सारे प्रॉफिट जो कमाए गए हैं ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। लेकिन जैसे ही दादाजी भी अगर ये फोन फैमिली के बाहर किसी को बेच देते हैं, मान लो दादाजी ने किसी को फैमिली के बाहर ये फोन ये बोल के बेच दिया कि ये एंटीक फोन है, कभी महात्मा गांधी जी ने यूज किया था, हालांकि उस टाइम पे तो शायद नोकिया 1100 नहीं था, लेकिन कुछ भी कह के बाहर अगर ये फोन बेच दिया, मान लो 25 का फोन 30,000 में बेच दिया, बाहर बेच दिया, फैमिली के बाहर किसी को बिक गया, फैमिली के बाहर अगर ये किसी को बिक जाएगा ना, फिर ये सबके प्रॉफिट बोलेंगे रियलाइज हो गए। जब तक ये फैमिली के अंदर है अनरियलाइज प्रॉफिट, लेकिन जैसे ही फैमिली के बाहर निकल जाएगा फिर ये अनरियलाइज नहीं है। फिर जो हम देखेंगे अब, क्योंकि फैमिली के बाहर कितने का बिका? 30 का, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया? 29,000 का। फिर ग्रैंडफादर को भी 5,000 का और प्रॉफिट हो गया, 24 का पहले ही था, 5 का और हो गया 29। लेकिन ध्यान रखें, ये तब रियलाइज्ड प्रॉफिट माना जाएगा जब ये फैमिली के बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी के कॉन्टेक्स्ट में। होल्डिंग सब्सिडरी भी तो फैमिली के ही मेंबर्स हैं। ये अगर आपस में ट्रांजैक्शंस करेंगी तो ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर को पागल बनाने के लिए एक दूसरे को प्रॉफिट में बेचना शुरू कर दें और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को बढ़ाएं। इससे तो इन्वेस्टर को लगेगा अरे कंपनी प्रॉफिट कमाती जा रही है, लेकिन असल में प्रॉफिट हो नहीं रहा है। इसलिए यहां पर हमें ऐसे प्रॉफिट को ना एलिमिनेट करना पड़ता है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ऐसे प्रॉफिट नहीं दिखते जो कि कमाए जाते हैं एक दूसरे को बेचकर, है ना। लेकिन वो एक दूसरे से जो प्रॉफिट कमाया गया है, अगर तो वो रियलाइज हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा और सब्सिडरी ने किसी को बाहर बेच दिया, फिर दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है? अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे और वो गुड्स अभी सब्सिडरी के पास ही रखे हैं, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचे और वो गुड्स अभी होल्डिंग के पास ही रखे हैं, अगर वो स्टॉक जो भी सामान बिका है आपस में होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में, अगर वो स्टॉक फैमिली के अंदर ही है, तो उस केस में हम वहां पर
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करने का प्रोसेस अब यहां पर सीखने वाले हैं। मैं अब एक ना कॉर्पोरेट एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। अब जो मैं आपके साथ यहां पर एग्जांपल शेयर कर रहा हूं वो होल्डिंग और सब्सिडरी के ही कॉन्टेक्स्ट में है, तो ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए आपके सामने यहां पर होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 20,000 रुपए का, और होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में आपको स्टॉक भी दिख रहा है 10,000 रुपए का। ठीक है, मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने ये जो 10,000 रुपए का स्टॉक इसकी किताबों में दिख रहा है, ये सब्सिडरी कंपनी को बेच दिया 12,000 रुपए में, मतलब 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और सामने वाली कंपनी को मतलब सब्सिडरी कंपनी को 12,000 में बेच दिया। अब आप मुझे बताएंगे अगर ऐसा होल्डिंग कंपनी करती है तो उसकी किताबों में क्या बदलाव आएंगे? सर पहला बदलाव तो ये होगा कि उनकी बुक से ये स्टॉक चले जाएगा। भाई जब मैं स्टॉक बेच दूंगा तो मेरी किताबों से तो गया, अब जिसके पास गया है वो अपनी किताबों में दिखाएगा। हाँ, होल्डिंग कंपनी का यहां पर ऑफ कोर्स बैंक बैलेंस ही बढ़ जाएगा, पर मैं अभी फिलहाल दूसरे किसी लेजर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम अगर बेचते हैं, मान लो कैश में बेचा है तो स्टॉक चला गया 12,000 का, हमारे पास कैश आया होगा, पर मैंने कहा मैं अभी फिलहाल दूसरे बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मेरी किताबों से स्टॉक चले जाएगा। ठीक, अब क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने 2,000 का मुनाफा भी कमाया है, इसलिए होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी 2,000 से बढ़ जाएगा। नहीं तो होल्डिंग की किताबों में क्या हुआ, स्टॉक चला गया और 2,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। अच्छा, अब क्योंकि सब्सिडरी कंपनी ने यही स्टॉक 12,000 में खरीदा है तो सब्सिडरी कंपनी के लिए तो 12,000 ही कॉस्ट है, तो सब्सिडरी कंपनी तो अपनी किताबों में यही स्टॉक कितने में दिखा रही होगी, वो दिखाएगी 12,000 में। सिंपल सी बात है भाई, मैं जितने में खरीदूंगा तो मैं तो उतने में ही अपनी किताबों में दिखाऊंगा ना, तो सब्सिडरी कंपनी के लिए तो 12,000 ही कॉस्ट है, तो वो तो अपनी किताबों में 12,000 का दिखाएगी। अब मान लीजिए मैं इसी डेटा की मदद से अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊं, मान लो और कुछ भी नहीं है सिर्फ यही है, तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में क्या होगा कि आपका जो ये स्टॉक है, क्योंकि होल्डिंग का तो स्टॉक है नहीं, सब्सिडरी का स्टॉक है, वो हम 12,000 में शो कर देंगे। और मान लो सिर्फ यही पीएनएल है, और आप भी जानते हो होल्डिंग कंपनी का तो पीएनएल पूरा का पूरा ही बैलेंस शीट में आता है कंसोलिडेटेड। सब्सिडरी कंपनी के पीएनएल का हम एनालिसिस करते हैं प्री पोस्ट में, उसको बाइफरकेट करते हैं, लेकिन जहां तक होल्डिंग कंपनी की पीएनएल का सवाल है वो तो पूरे का पूरा ही आता है। तो यहां पर हमने कितना शो करना होगा? 22,000। अब लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या यहां पर, हम भी जानते हैं कि ये जो 12,000 का स्टॉक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिख रहा है, अगर आप फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये 12,000 में तो खरीदा ही नहीं गया था, ये तो हमारा 10,000 का स्टॉक था, ये तो हमने आपस में ही बेच के इसको 12 का दिखा दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक्चुअली में ये स्टॉक तो 10,000 का ही है। और अगर मैं देखूं तो हमारे कंसोलिडेशन का याद है, हमारा जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन पर्पस था क्या था? ट्रू एंड फेयर व्यू। याद करो क्लास 1 जिस पे एमसीक्यू भी आता था, हमें यहां पर ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। और ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू अगर देना है तो पहले तो इस 12,000 को वापस 10,000 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इस 12,000 की कॉस्ट 10,000 है, और हम भी जानते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो इस 12,000 की कॉस्ट तो 10,000 है। हाँ, अगर मान लो सब्सिडरी कंपनी ने ये 12,000 का स्टॉक आगे बेच दिया होता, फिर एक दूसरा मुद्दा था, फिर तो हमारे पास है ही नहीं ना, लेकिन आगे नहीं बिका है, ये हमारे पास ही है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अब हमें इस स्टॉक को 12,000 से घटाकर 10 पे लाना पड़ेगा, बिकॉज तभी ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। और ये जो कंपनी है होल्डिंग कंपनी का 22,000 का प्रॉफिट, इसमें 2,000 का प्रॉफिट तो घर के मेंबर से ही कमाया है। आपको लगता नहीं हम अपने शेयर होल्डर्स को बेवकूफ बना रहे हैं ये प्रॉफिट को अननेसेसरी इन्फ्लेट करके? अगर ये सच में सही होता या अलाउड होता तो सारी कंपनी ऐसे करती है, क्योंकि हर एक कंपनी की न जाने कितनी सब्सिडीज होती हैं, और हम तो पता नहीं कितने इन्वेस्टर को पागल बना देते, अपना ऐसी प्रॉफिट इन्फ्लेट कर करके घर में ही सामान बेचते जाते। अभी अभी आपने देखा घर में अगर हमने सामान बेचा है और वो अभी घर में ही पड़ा अगर, तो फिर वो प्रॉफिट नहीं है। इसलिए हमें अब क्या करना होगा, हम भी जानते हैं कि इस पीएनएल के अंदर 2,000 का प्रॉफिट वो इंक्लूड है जो सच में कमाया नहीं गया है, और ये जो स्टॉक है इसकी सही मायनों में कॉस्ट तो 10,000 ही है। तो हम फिर क्या करते हैं, यहां से 2,000 माइनस करते हैं मतलब स्टॉक से, और यहां से भी 2,000 माइनस करते हैं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब हमने दोनों जगह से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट घटा दिया। दो जगह से इसलिए घटाया क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉफिट में भी इंक्लूड है और स्टॉक में भी इंक्लूड हो गया। स्टॉक महंगा बिका तो सामने वाले ने 12 में ही दिखाया, पर हम भी जानते हैं फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कॉस्ट तो 10,000 ही है। तो 2,000 यहां से माइनस करेंगे और 2,000 हम यहां से माइनस करेंगे। अगर मैं आपको इन ऑल कहूं तो बस यही करना है, बस अब थोड़ी सी बातें
धीरे धीरे करके एडवांस होती जाएंगी, कई सारी नई बातें आएंगी, लेकिन असल में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट जस्ट यही है कि एक तरफ से स्टॉक घटाओ और दूसरी तरफ से प्रॉफिट घटाओ। इसका मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमें क्या करना होगा, यहां से हमने हटाया और यहां से भी हमने इसको 12 का 10 कर दिया, ये करना है। अब आगे मेरी फर्दर बात सुनना, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? मान लो सब्सिडरी कंपनी ने भी ये जो 12,000 रुपए का जो इसने खरीदा है स्टॉक, ये बाहर बेच दिया किसी को, किसी थर्ड पार्टी को बाहर बेच दिया 15,000 में, किसी थर्ड पार्टी को बाहर बेचा 15,000 में। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडरी कंपनी का भी कोई ना कोई और एसेट तो बढ़ेगा, मान लो कैश में बेचा तो कैश 15,000 रुपए आ गया हमारे पास। अब ध्यान रखें, अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं रहा, अब ये प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है, क्योंकि जैसे ही सब्सिडरी कंपनी 12 की चीज, क्योंकि उसके लिए तो 12 की है, 12 की चीज 15 की बेचेगी, तो सब्सिडरी कंपनी भी अपनी किताबों में पीएनएल दिखाएगी 3,000 का। सोचिए, सब्सिडरी कंपनी का तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, 12 की चीज 15 में बेची है। तो अब आप जरा सोचें, इस 15,000 का जो हमने स्टॉक बेचा है, एक्चुअली में इसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000 रुपए। पहले 10 की 12 में गई सब्सिडरी को और 12 से 15 की गई बाहर पब्लिक को, तो बाहर चले गई ना। अगर बाहर चले गई तो इसका मतलब पूरा का पूरा 5,000 प्रॉफिट जो है वो रियलाइज हो गया है। अगर वो रियलाइज हुआ है तो उस केस में अब हमें ये करोगे कैसे? अब तो है ही नहीं हमारे पास स्टॉक, इसका मतलब अब हमें कुछ भी नहीं करना होगा, अब हमें कुछ भी नहीं करना होगा। क्यों कुछ भी नहीं करना होगा? क्योंकि अब ये 2,000 का प्रॉफिट रियलाइज हो गया और जो टोटल 5 का प्रॉफिट हुआ, 2 का होल्डिंग कंपनी ने दिखाया और 3 का किसने दिखाया? 3 का सब्सिडरी कंपनी ने दिखाया। मतलब आप इस बात को समझे कि हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कब डील करना है। दो कंडीशंस पूरी होना जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन। पहली कंडीशन कि ग्रुप के अंदर ही, मतलब फैमिली मेंबर्स में ही ट्रांजैक्शन हुआ हो। दूसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सामान खरीदा बेचा गया है वो अभी घर में ही रखा हो। अगर वो घर के बाहर निकल गया फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, फिर तो रियलाइज हो गया। हमने फोन का एग्जांपल लिया, तो दादाजी ने अगर फोन बाहर भेज दिया फिर सबका प्रॉफिट रियलाइज हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये फोन घर में ही रखा है फिर तो किसी का भी प्रॉफिट रियलाइज होगा, सबका प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। नहीं, तो ये कहानी है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं और फिर हम अपनी बात को ना कंक्लूड करेंगे। तो ऐसा करता हूं, मैं अपने इसी एग्जांपल को ही रीफ्रेज करके अब मैं कुछ और बातें बोलूंगा। अब ध्यान से प्लीज सुनना। ये मैं यहां से इन फिगर्स को हटा के मैं वापस से कुछ रिवाइज्ड फिगर्स लिखूंगा यहां पर। मान लीजिए होल्डिंग कंपनी का जो पीएनएल है ना वो है 10,000 रुपए का, और होल्डिंग कंपनी की बुक्स में जो स्टॉक दिख रहा है वो मान लो 50,000 का दिख रहा है, ठीक। और होल्डिंग कंपनी ने ये जो 50,000 का स्टॉक है सब्सिडरी कंपनी को मान लो 60,000 में बेचा, मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो अगर मान लो 50,000 का स्टॉक मैं सामने वाले को 60 में बेचूंगा तो यहां से तो ये चले जाएगा और सब्सिडरी कंपनी की किताबों में ये कितने का दिखने लगेगा? 60 का। और क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने 10,000 का प्रॉफिट भी कमाया है तो इसलिए होल्डिंग कंपनी के जो पीएनएल का बैलेंस है वो 10 से बढ़कर 20 हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? अगर तो मान लो सब्सिडरी कंपनी ने ये सारे के सारे गुड्स अभी अपने पास ही रखे हुए हैं, मतलब अभी नहीं बिके हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त हम स्टॉक में से 10,000 रुपए रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये 60 का नहीं है 50 का ही है, और यहां से हम जो ये होल्डिंग कंपनी के 20,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं इसको भी वापस 10 कर देंगे, मतलब 10-10 दोनों जगह से रिमूव कर देंगे। अच्छा, मान लो सब्सिडरी कंपनी ने ये स्टॉक सारा का सारा आगे बेच दिया। अगर स्टॉक सारा का सारा बिक गया तो फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट का सवाल ही नहीं उठता, मतलब ये ट्रीटमेंट एप्लीकेबल ही नहीं होगी फिर तो। क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटाने के लिए ऑफ कोर्स जिस स्टॉक पे प्रॉफिट कमाया गया है वो तो अभी घर के अंदर होना जरूरी है ना। अगर मान लो सारा ही बिक गया तो उस केस में फिर हमें ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना नहीं है। लेकिन मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी ने इसमें से कुछ गुड्स बेच दिए, कुछ अभी हमारे पास ही पड़े, तो जो गुड्स अभी नहीं बिके हैं ध्यान रखें उस पर फिर हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। मतलब क्या है सर? मान लो सब्सिडरी कंपनी ने इस 60,000 के गुड्स में से आधे गुड्स बेच दिए, 30,000 के जो, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के तो कॉस्ट 30,000 है ना, तो 30 के उन्होंने मान लो आगे 35 में 40 में जितने भी बेचे हों, मतलब आधे बेच दिए, आधे लेकिन हमारे पास ही पड़े। अगर हम आधे बेचेंगे, कितने में बेचे वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन अगर हमने आधे बेचे हैं तो आधे हमारे पास होंगे, तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी की किताबों में 30,000 का स्टॉक तो भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इसका मतलब हमने जो है यहां पर आधे बेच दिए, आधे का अभी प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। अच्छा, अब मुझे जरा सोच के बताओ, होल्डिंग कंपनी ने
सारे के सारे गुड्स पे कितना मुनाफा कमाया था? 10,000 का। तो इसका मतलब आधे गुड्स पे इन 30,000 पर भी 5,000 का प्रॉफिट तो कमा रखा है। मतलब इस 30 की कॉस्ट कितनी है? 25। 60 की कॉस्ट कितनी थी? 50। तो 30 की कॉस्ट कितनी होगी? 25। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि इस 30,000 के अंदर 5,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। इस 10,000 को जो होल्डिंग कंपनी ने कमाया था, 5 तो इनका रियलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि सामने वाली कंपनी ने आधे बेच दिए हैं, लेकिन आधे नहीं बेचे हैं। इसका मतलब 5 अभी भी क्या कहलाएगा? अनरियलाइज कहलाएगा। मैं इन सबको ना कैलकुलेट करने के लिए, जो ये 5,000 मैंने तभी यहां पे बड़ी राउंड फिगर्स लिए हैं। आगे चल के ये कैसे कैलकुलेट होता है इस पर मुझे बात करनी है आपके साथ, क्योंकि इस पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ओल्ड सिलेबस के बच्चों की बात हो या न्यू सिलेबस के बच्चों की बात हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हम यहां पर अब क्या करेंगे, हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टॉक कितना दिखेगा? 30। हम भी जानते हैं कि 30 नहीं है ये, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट तो 25 है, और ये प्रॉफिट कितना दिखेगा? 20। तो हम इसमें से क्या करेंगे? हम यहां से माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इस 30 की जो सही कॉस्ट है हम उसको उस पर लेके आएंगे, मतलब 25 पर लेके आएंगे, क्योंकि यहां से हमने जब स्टॉक से प्रॉफिट उड़ा दिया तो बहुत ऑब्वियस ही बात है हमें यहां से भी प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होगा। ये कहानी होगी। इस एडजस्टमेंट को अगर मुझे यहां पर अब फाइनली सम अप करना हो तो मुझे क्या बोलना चाहिए? सर आपको बोलना चाहिए कि इस एडजस्टमेंट को करने के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहली कंडीशन कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो, या होल्डिंग ने गुड्स बेचे हो सब्सिडरी को, या सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचे हो। और दूसरी कंडीशन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो गुड्स बेचे गए हैं वो अभी घर में ही होने चाहिए, वो भी ग्रुप में ही होने चाहिए। अगर वो बाहर किसी और को बिक चुके हैं, थर्ड पार्टी को, फिर ये वाली ट्रीटमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट नहीं होगी। जब हमने बाहर किसी को बेच ही दिए फिर प्रॉफिट अनरियलाइज कहां रहा? फिर तो रियलाइज हो गया। इसका मतलब जो गुड्स बेचे गए हैं वो अभी घर में होना जरूरी है। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे हैं तो वो गुड्स सब्सिडरी के पास होने जरूरी है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सारे गुड्स हो, पार्ट ऑफ द गुड्स भी हो तब भी चलेगा। अगर हमने जैसे अभी देखा आधे गुड्स बेच दिए, आधे हमारे पास है, आधे क्या, अगर मान लो 75% बेच दिए, 25% हमारे पास है तब भी होगा। 90% बेच दिए, 10% हमारे पास है तब भी हमें अनराइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पर अगर हमने मान लो जो भी नहीं बेचे हैं उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे और वो रिड्यूस कर देंगे। भाई मान लो मैंने यहां पर 50,000 के गुड्स 60 में बेचे थे, मान लो मेरे पास अब 6,000 के ही पड़े बस, तो ठीक है 6,000 के ही पड़े ना, तो 6,000 का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट रिड्यूस कर देंगे। ये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है इस पर मैं अभी बात करूंगा आपके साथ। लेकिन अगर हमारे पास जितने भी गुड्स अभी पड़े हुए हैं, जितने भी गुड्स अनसोल्ड हैं, उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट रिड्यूस कर देंगे। और कहां से रिड्यूस करेंगे? क्योंकि स्टॉक बढ़ा हुआ है तो स्टॉक से घटा देंगे, और प्रॉफिट भी बढ़े हुए हैं तो प्रॉफिट घटा देंगे। जिसने खरीदा है उसने स्टॉक ज्यादा वैल्यू पर दिखाया होगा, और जिसने बेचा है उसने प्रॉफिट ज्यादा वैल्यू पर दिखाया होगा, तो वहां से प्रॉफिट घटेगा और यहां से स्टॉक घटेगा, हमारी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। तो आइए अब अगर हम जो लिखा हुआ है एक बार इसको देख ले। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेके हमने यहां पर क्या लिखा है? इफ गुड्स आर सोल्ड बाय वन कंपनी टू द अदर कंपनी एट अ प्रॉफिट and part of it remains unsold at the end of the year, the unrealized profit on such goods remaining unsold must be provided for। और हम ये कब प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे? हम सबसे पहला काम तो क्या करेंगे भाई, पहले तो हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना है। अभी तो मैंने आसान सा एग्जांपल लिया था, अनरियलाइज प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए अभी हम कुछ बातें करेंगे भी, ठीक है ना। और फिर दूसरा काम क्या करना है, फिर आपको दोनों तरफ से मतलब एसेट साइड से स्टॉक की वैल्यू को गिरा देना है और दूसरी साइड से प्रॉफिट की वैल्यू को गिरा देना है। ठीक, अब आप यहां पर इस बात को समझें, ये तो ठीक है हम दोनों तरफ से एलिमिनेट कर देंगे, एक तरफ से स्टॉक और एक तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन एक्चुअली में ये जो काम होता है एक जर्नल एंट्री के थ्रू होता है। जर्नल एंट्री के थ्रू क्या होता है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है ना ये कुछ हमेशा बिकेंगे ही नहीं, कभी ये कभी कभी तो बिकेंगे ही भाई। अगर मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को कुछ बेचे हैं तो सब्सिडरी ने आगे बेचने के लिए तो खरीदे होंगे, वो भी तो आगे बेचेगी ना, तो कभी ना कभी तो बिकेंगे ही। तो हम करते बेसिकली क्या है, जो ये अनरियलाइज प्रॉफिट होता है ना, इसका बेसिकली एक प्रोविजन बनता है। जनरली प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, नहीं यही एंट्री होती है, क्योंकि प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट्स कम होते हैं तो पीएनएल डेबिट होता है, और जो प्रोविजन बनता है वो क्रेडिट होता है। यहां पे उस प्रोविजन का नाम होता है स्टॉक रिजर्व। क्या नाम होता है? स्टॉक रिजर्व। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल करते वक्त तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहां लिखा हुआ है।
हम दोनों तरफ से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट करके ही माइनस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपको पता होना जरूरी है कि जो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम माइनस करते हैं, बेसिकली एक प्रोविजन बना रहे होते हैं, और प्रोविजन बनाने की एंट्री नॉर्मली क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तभी तो माइनस किया है। और टू, प्रोविजन क्या बनता है, किस नाम से बनता है, स्टॉक रिजर्व। किस नाम से बनता है, स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो आप यहां पर एक एंट्री यहां पर लिखी हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। कंसोलिडेटेड पीएनएल क्यों लिखा है, क्योंकि जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो कंसोलिडेटेड होता है, उसमें होल्डिंग कंपनी का भी मुनाफा होता है और साथ में सब्सिडियरी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा होता है वो भी होता है, तो वो कंसोलिडेटेड पीएनएल कहलाता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर होता है। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड पीएनएल डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब एक छोटी सी बात और ध्यान से सुनना, देखिए ये जो कंसोलिडेटेड पीएनएल है, आप भी जानते हो हम कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। और बैलेंस शीट में हम जो प्रॉफिट्स को लेके जाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं। कौन से प्रॉफिट्स होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं। आपको भी पता है हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को क्या बोल रहे थे, कैपिटल प्रॉफिट्स, और उसको हम कहां ले जा रहे थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। तो कंसोलिडेटेड पीएनएल जो है इसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। और हम अगर आप बोलना चाहें तो हम इस एडजस्टमेंट के लिए क्या करते हैं, हम अब इस एडजस्टमेंट के लिए स्टॉक के बैलेंस को घटाते हैं और अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स को घटाते हैं, या फिर क्या बोले, कंसोलिडेटेड पीएनएल को घटाते हैं। ठीक, अब ना हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है उसके बेसिस पर अब हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो सॉल्व करवा देता हूं और फिर मुझे आपके साथ कुछ और बातें भी करनी है। एक्चुअली इस एडजस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी भी है। सीए इंस्टीट्यूट कुछ और तरीके से करता है, हमारा इंस्टीट्यूट कुछ और तरीके से कुछ एस्पेक्ट को डील करता है। तो वो क्या कंट्रोवर्सी है, मैं इसको लेकर भी आपके साथ अभी बात करूंगा। ये रहे वो क्वेश्चन जो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के ऊपर है। 17 क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2022 में पूछा गया। आइए जरा इसको रीड करते हैं। कहता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडियरी और सब्सिडियरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी शुड बी, फिर यहां पर आपको ब्लैंक फिल करना है, व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताइए भाई इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है। सर हम दो काम करते हैं, हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पर से स्टॉक को रिड्यूस करते हैं और लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से पीएनएल को रिड्यूस करते हैं। तो मुझे यहां पर सही ऑप्शन जो है वो सी दिख रहा है, क्योंकि ए में तो बोल रहा है कि सिर्फ स्टॉक को रिड्यूस करो, ऐसा तो होता नहीं। बी में बोल रहा है सिर्फ प्रॉफिट को रिड्यूस करो, ये भी नहीं होता है। और डी में कहता है कि इसको सेपरेटली एसेट साइड पे शो करो, ऐसा भी हमने कुछ नहीं किया। तो उसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जून 2023 का क्वेश्चन है। कहता है स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी क्रिएटेड बाय। मैंने आपको भी एक जर्नल एंट्री लिखवाई। मैंने कहा वैसे तो ठीक है, हम प्रैक्टिकल सॉल्व करते वक्त एक बार स्टॉक घटाएंगे, यहां से प्रॉफिट घटाएंगे, पर एक्चुअली में एक एंट्री पास होती है, और वो एंट्री क्या, कि हम कंसोलिडेटेड पीएनएल या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट्स को डेबिट करते हैं और स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर मुझे पहला ही आंसर, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, डेबिटिंग द कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड क्रेडिटिंग द स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना, तो ये 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 ये जून 2021 में आया और इसमें इसने क्या पूछा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम। बताइए क्या हम इसे कैपिटल प्रॉफिट से डिडक्ट करते हैं, नहीं सर। क्या हम इसे फिक्स एसेट से डिडक्ट करते हैं, नहीं सर। क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट से माइनस किया हमने, नहीं सर। फिर किससे माइनस किया, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब कंसोलिडेटेड पीएनएल। फिर ये क्वेश्चन जून 2023 का आया। मैंने आपके साथ पहली क्लास में जब कंसोलिडेशन के बेसिक्स की बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि कंसोलिडेशन का जो प्रोसीजर है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में दे रखा है ऐसी कंपनीज के लिए जिनके ऊपर एएस एप्लीकेबल है, और जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है उनके लिए इंड एस 110 जो है वो कंसोलिडेशन की बात करता है। ये इस पर्टिकुलर बात पर भी मैंने आपसे कहा था एमसीक्यू आ सकता है ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, और देखो ये एग्जाम का ही एमसीक्यू है। कहता है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज इशूड बाय आईसीएआई ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताइए भाई कौन सा ठीक होगा इसका आंसर। सर बी इज द करेक्ट आंसर, एएस 21। तो आपके दिमाग में एएस का नंबर भी होना चाहिए और इंड एएस का भी नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स उसको ध्यान से देखिएगा। हालांकि इसमें जो मैं आपको अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करवाऊंगा ठीक वैसे ही पैटर्न पर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के एग्जाम में एमसीक्यू भी आया हुआ है, तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी इसको ध्यान से देखना।
इस क्वेश्चन को हालांकि आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पास्ट में कई बार पूछ चुका है। जैसे कि आप देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आइए जरा इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। कहता है एच लिमिटेड acquired as investment 15,000 shares in S Limited for rupees 1,55,000 on 1st July 2001। इस एक लाइन से हम यहां पर होल्डिंग रेशियो निकाल सकते हैं। हमें इस एक लाइन में डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है। हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है सामने वाली कंपनी में, 1,55,000 की, क्योंकि हमने सामने वाली कंपनी के शेयर्स 1,55,000 1,55,000 में खरीदे हैं, तो ये अमाउंट तो बैलेंस शीट में भी होना चाहिए होल्डिंग कंपनी की एज इन्वेस्टमेंट। आप देखिए होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, बिल्कुल यही सेम ही है 1,55,000। मतलब ये जो इसने बाहर दिया है, अगर बाहर नहीं भी बताता तो हम बैलेंस शीट से पता लगा लेते कि ये इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी गई है। होल्डिंग रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है आपको कि होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स है, 15,000 है। सब्सिडरी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब 25,000 जो है वो सब्सिडरी कंपनी के शेयर है, उसमें से 15,000 होल्डिंग कंपनी के पास है। तो देखा जाए तो हम होल्डिंग रेशियो निकाल पाएंगे 60% का। फिर हम यहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन देख रहे हैं 1 जुलाई का है, बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 2002 की है। इसका मतलब 2001-2 में हमने 1 जुलाई को शेयर एक्वायर किया है, तो यहां पर हम टाइम रेशियो भी निकाल पाएंगे। 1 जुलाई से पहले के कितने महीने हैं, अप्रैल मई और जून, मतलब 3 महीने, और उसके बाद के कितने महीने, 9 महीने, इसका मतलब 3:9 का यहां पर टाइम रेशियो भी निकल आएगा। फिर बैलेंस शीट में आप देख ही रहे हैं कई सारे आइटम्स दिए हुए हैं। उसके बाद यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। कहता है जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस 31 मार्च 2001। देखेंगे इसका क्या करना है अभी। प्रॉफिट अर्न बाय एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 20,000 रुपए है, इसका भी देखते हैं। फिर यहां पर बोलता है 1 फरवरी को हमने देखा यहां पर होल्डिंग कंपनी ने गुड्स बेचे हैं सब्सिडरी कंपनी को 8,000 रुपए वाले 10,000 में, और इसमें से 25% गुड्स अभी भी अनसोल्ड है। फिर कहता है क्रेडिटर्स ऑफ एस इंक्लूड ₹4,000 ड्यू टू एच ऑन अकाउंट ऑफ दीज गुड्स। Out of S Limited's acceptance, 7,000 are those which were accepted in favor of H। हमें यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, मतलब यहां पर हमें एडजस्टमेंट्स भी दे रखी है। अगर आप देखें तो कॉन्ट्रा की एडजस्टमेंट भी है और अनरियलाइज प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट है। हम जैसे करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से वर्किंग नोट नंबर 1 से शुरू करेंगे। अभी तक मैंने आपके साथ जो 2 एडजस्टमेंट डिस्कस करी हैं, एक अनरियलाइज प्रॉफिट की और एक कॉन्ट्रा या म्यूचुअल ओइंग्स की, इन दोनों का ही इंपैक्ट सीधे सीधे बैलेंस शीट में पड़ता है। इसका मतलब जो हमारे वर्किंग नोट्स होते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, माइनॉरिटी का, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स का, तो वो बिना हम इन एडजस्टमेंट्स को दिमाग में रखे हुए बना सकते हैं, क्योंकि इनका इंपैक्ट इनमें से किसी भी वर्किंग नोट पे नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए जरा अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कौन सा 22, इसके वर्किंग नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले टाइम रेशियो। टाइम रेशियो हमारी यहां पर 3:9 है। ये 3:9 कैसे पता लगा, जब भी टाइम रेशियो ना निकल पाए तो 3 डेट्स लिख लो, बिगिनिंग की 1/4, लास्ट की 31 मार्च और डेट ऑफ एक्विजिशन जो कि 1 जुलाई है। 1 जुलाई से पहले 3 महीने हैं, 1 जुलाई के बाद 9 मंथ्स है, तो 3:9 का टाइम रेशियो हो गया। उसके बाद आती है हमारी होल्डिंग रेशियो, और होल्डिंग रेशियो कैसे निकालना है, होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं डिवाइडेड बाय सब्सिडरी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। होल्डिंग कंपनी के 15,000 शेयर है, सब्सिडरी कंपनी के टोटल 25,000 शेयर्स है। कैसे निकाला हमने, पहले हम कई बार बात कर चुके हैं। 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 25,000। तो ये होल्डिंग रेशियो कितना आ गया, 60% का आ गया। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। इस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स में हम प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालते हैं, प्री पोस्ट टोटल। ठीक है जी। अब प्रॉफिट्स के नाम पर आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास सब्सिडरी कंपनी के कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं। सर सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में यहां पर एक जनरल रिजर्व है और साथ में एक हमारा पीएनएल का बैलेंस है। सबसे पहले जनरल रिजर्व की बात कर लेते हैं। देखो जनरल रिजर्व के लिए उसने नीचे एक लाइन लिखी है, क्या लाइन लिखी है, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस 31 मार्च 2001। पहले आप मुझे बताइए 31 मार्च 2001 ये बिगिनिंग की डेट है या एंड की डेट है। सर एंड की डेट तो 31 मार्च 2002 है, इसका मतलब 31 मार्च 2001 बिगिनिंग की डेट है।
कह रहा है जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो 31 मार्च 2001 से नहीं बदला है। इसका मतलब जो बैलेंस लास्ट डेट पर है 40,000 का, यही वाला बैलेंस बिगिनिंग में भी रहा होगा। जरूर जरूर नहीं, जो लास्ट डेट पर बैलेंस है यही बैलेंस बिगिनिंग में भी रहा होगा 40,000 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि जनरल रिजर्व जो है, क्योंकि बिगिनिंग में भी यही था और बिगिनिंग में तो हमने शेयर्स एक्वायर ही नहीं किए थे, हमने तो जुलाई में शेयर्स एक्वायर किए हैं, मतलब ये जनरल रिजर्व पूरा का पूरा हमारे एक्विजिशन से ही पहले कमाया जा चुका था। इसका मतलब जनरल रिजर्व पूरा का पूरा ही प्री एक्विजिशन है। नहीं, पूरा का पूरा जनरल रिजर्व जो है वो प्री एक्विजिशन रिजर्व है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 40,000 जो है सारा का सारा प्री में, पोस्ट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसने खुद ही बता दिया है कि ये जो है बिगिनिंग से बिल्कुल अनचेंज्ड है। इसका मतलब बिगिनिंग में भी 40 था, बिगिनिंग में भी 40 था, तब तो हमने शेयर एक्वायर ही नहीं किए थे, हमने तो जुलाई में एक्वायर किया है। इसका मतलब ये सारा का सारा प्री एक्विजिशन है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस बार इसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया है। उसने लिखा है प्रॉफिट अर्न बाय एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 अमाउंटेड टू रुपीज 20,000। मतलब ये बताना चाह रहा है कि एस लिमिटेड ने पूरे साल भर में 20,000 का प्रॉफिट कमाया है, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट अर्न बाय एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 अमाउंटेड टू रुपीज 20,000। मतलब कह रहा है 2001-2 साल में एस लिमिटेड ने 20,000 कमाए हैं। अभी तक क्या करता था वो, बिगिनिंग का बैलेंस देता था, करंट ईयर का हम निकालते थे। इस बार उसने करंट ईयर का खुद दिया है तो बिगिनिंग का हम निकाल लेंगे। आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, 25,000 का बैलेंस दे रखा है, जिसमें से वो कह रहा है कि 20,000 तो हमने करंट ईयर में ही कमाए हैं। इसका मतलब जब 20,000 करंट ईयर के हैं तो 5,000 हमने जो है पहले से ही कमा रखे होंगे, साल शुरू होने से पहले से ही कमा रखे होंगे। इसका मतलब बिगिनिंग में कितने का बैलेंस होगा, 5,000 का बैलेंस होगा। तो इस बार उसने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया। वैसे क्या करता था, ओपनिंग बैलेंस बताता था, करंट ईयर का हम निकालते थे। इस बार उसने करंट ईयर का बताया है और ओपनिंग हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, टोटल कितना है 25,000, तो यहां पर मैं 25,000 लिख रहा हूं। हमने पूरे साल भर में कितना कमाया है 20,000, ये करंट ईयर का है और ये गिवन है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या निकल आएगा, बैलेंसिंग फिगर 5,000। ठीक है, फोर्टी फाइव 20। अब ये जो 20,000 करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो कि बेसिकली 12 महीने का प्रॉफिट होगा, वो 12 के 12 महीने पोस्ट के नहीं है। उन 12 महीनों में से 3 महीने प्री के हैं। तो जो 3 महीने प्री के हैं उनका प्रॉफिट प्री में लेके जाओ। जब मैं 3 महीने का प्रॉफिट घटा लूंगा तो ऑफकोर्स जो बचेगा वो 9 महीने मतलब पोस्ट का ही बचेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, टाइम एडजस्टमेंट। इस प्रोसेस को हम बोलते थे, ये क्या था, टाइम एडजस्टमेंट था। तो हम यहां पर टाइम एडजस्टमेंट करेंगे 3:9 के रेशो में। तो 20,000 का 3/12 जो कि 5,000 आएगा, यहां से हमने माइनस कर दिया और यहां पर हमने जोड़ दिया। क्योंकि ये प्री का बिलोंग करता है तो प्री में ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 20,000 में से प्री के प्रॉफिट माइनस कर दिए, तो ये जो 15,000 बचे ये सारे के सारे अब क्या कहेंगे हम, पोस्ट के हैं, है ना। तो 50,000 ये हो गया। तो अगर हम देखें जनरल रिजर्व और पीएनएल का टोटल कितना बैलेंस था 65। इस 65 में से 50 प्री एक्विजिशन है और 15,000 पोस्ट एक्विजिशन है। देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये हिस्सा जो है इन प्रॉफिट्स में, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है, एच लिमिटेड का कितना हिस्सा है, 60% है। और बाकी का हिस्सा किसका होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, कितना 40%। तो 50,000 का 60% एक बार निकालिए सर, ये आता है 30,000 और ये आता है 20,000। 15,000 का 60% कीजिए सर, ये आता है 9,000 और ये आता है 6,000, है ना। अब आप मुझे बताइए, अब तो आपने कई बार देख लिया, होल्डिंग का प्री का हिस्सा कहां जाता है, सीओसी में, और होल्डिंग का पोस्ट का हिस्सा कहां जाता है, बैलेंस शीट में, और माइनॉरिटी के दोनों हिस्से माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले जाते हैं। क्या यहां तक क्लैरिटी है? हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट। आइए वर्किंग नोट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स इसमें
हमने कितने रुपए में इन्वेस्टमेंट खरीदी है इनकी? 1,55,000 की। अब हमें ये चेक करना है कि इस 1,55,000 की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें कितने के नेट एसेट्स मिले हैं। इसका मतलब ये बात हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो डेट ऑफ एक्विजिशन में बनता है, जिस डेट पर हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं, मतलब 1 जुलाई को बनेगा यहाँ पर। 1 जुलाई को हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए और बदले में हमें कितने रुपए के नेट एसेट्स मिले। इसका मतलब नेट एसेट्स हमें कब के लिखने हैं? 1 जुलाई के। तो हम यहाँ पर अगर सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करें, हालांकि इसने बता दिया है कि हमारे पास 15,000 शेयर हैं तो 1.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल होगी, पर अगर सपोज हम वैसे करें, आप भी जानते हो ना नेट एसेट्स किसके लेने होते हैं? सब्सिडरी कंपनी के। तो 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, तो 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल का 60% अगर निकालेंगे, हम वैसे भी निकालेंगे तो 1.5 लाख ही आएगा। और आपको भी पता है 15,000 शेयर हमने लिए हैं, ये तो हमें दे ही रखा था, तो 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख रुपए की कैपिटल आएगी। और क्या लेते हैं हम? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, मतलब जिस डेट पर हमने शेयर्स को एक्वायर किया था उस डेट पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स 50,000 के थे, लेकिन इसमें होल्डिंग का हिस्सा कितना था? 30,000 रुपीज। तो यहां पर हम कितना लेंगे? 30,000 लेंगे। तो हमें 180 के नेट एसेट्स मिले। कितने रुपए इन्वेस्ट करके? 155 इन्वेस्ट करके। तो हमें यहां पर कह सकते हैं कि फायदा हो गया। फायदा क्यों हो गया? ज्यादा के नेट एसेट मिले ना, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा फायदा हो गया। पर हम नेगेटिव ना लिख के कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। कितने का कैपिटल रिजर्व लिखेंगे? 25,000 का। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी ठीक से बनाना आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल लेंगे। भाई 2.5 लाख में से 1.5 लाख होल्डिंग की है, तो उसका मतलब 1 लाख तो इनकी होगी, माइनॉरिटी वालों की होगी। तो 2.5 लाख का आप 40% कंप्यूट कर लीजिए। और या फिर जो प्रॉफिट्स की हिस्सेदारी है वो 40% की है, और हमने वो प्रॉफिट की हिस्सेदारी माइनॉरिटी की निकाल रखी है। दोनों को मिला के कितना है? 26,000 है। तो प्लस प्रॉफिट्स 20,000 प्लस 6,000 26,000 1,26,000। ठीक है, आप अगर एक बात नोटिस करें, आपको ये बात मैंने कितनी बार बताई है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस डेट पर निकलता है? ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, लास्ट डेट पर निकलता है। तो सब्सिडरी कंपनी के लास्ट डेट के नेट एसेट्स कितने हैं? आप चेक कर लो, इन सब का टोटल कर लो कितना आता है ये। सर ये टोटल आ रहा है 2,50,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, ये आ रहा है सर 3,15,000। मतलब लास्ट डेट पर सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट 3,15,000 है, और इस 3,15,000 में से 40% हिस्सा माइनॉरिटी शेयर होल्डर का है। तो इसका 40% अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे 1,26,000 ही आएगा। मतलब अगर इन नेट एसेट्स का 40% सीधे निकाल देते हैं तब भी हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट सीधे सीधे आ जाता है। अब यहां पर आपको एक और नया वर्किंग नोट बनाना है, और वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए आइए जरा वो एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है ऑन 1 फरवरी 2002 एच लिमिटेड सोल्ड टू एस लिमिटेड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 फॉर ₹10,000। कहता है 1 फरवरी को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 8,000 की कॉस्ट के गुड्स 10,000 में बेचे। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी ने 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। नहीं, अब मान लो आगे अगर ये लिखे, वैसे तो पता नहीं अभी कुछ और लिखा है, लेकिन मान लो अगर आगे ऐसा लिखे कि ये सारे के सारे गुड्स अभी सब्सिडरी कंपनी के पास ही हैं। अगर सारे के सारे गुड्स सब्सिडरी कंपनी के पास ही होंगे तो इसका मतलब ये 2,000 का प्रॉफिट सारा का सारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हम इसे क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? स्टॉक से 2,000 माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2,000 माइनस करेंगे। दोनों तरफ से, मतलब एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों तरफ से 2,000 पे माइनस कर देंगे। अच्छा, मान लो ऐसे कहता है कि सब्सिडरी कंपनी ने ये सारे के सारे गुड्स आगे बेच दिए, मतलब किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया आगे। जब सारे के सारे ही बाहर निकल गए, इसका मतलब अब हमारे पास ये स्टॉक है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? फिर तो सारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं आएगी। नहीं, लेकिन ये भी तो बोल सकता है कि हमने पार्ट ऑफ द गुड्स बेचे और पार्ट ऑफ द गुड्स हमारे पास ही है, जैसे कि यहां पर इसने बोला है। इसने यहां पर क्या बोला है? कहता है 25% ऑफ दीज गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड विद एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2002।
कह रहा है इसमें से 25% गुड्स ही हैं जो हमारे पास बचे हैं, बाकी तो हमने बेच दिए हैं। अब जरा सोचो, पूरे पर प्रॉफिट कितना कमाया था होल्डिंग कंपनी ने? 2,000 रुपए का। तो 25% हमारे पास है, इसका मतलब इस 2,000 जो हमने पूरा प्रॉफिट कमाया, 25% प्रॉफिट अभी अनरियलाइज है। मतलब 2,000 का 1/4 कितना होता है? 500 रुपए। 500 रुपए का प्रॉफिट जो है वो अनरियलाइज है। आप कुछ ऐसे भी सोच सकते हो, हालांकि मैं इसका भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा कंप्यूट करने का, अभी आगे चल के मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको भी, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा सोच सकते हो, टोटल गुड्स 8,000 की कॉस्ट के थे, कितने के बेचे थे? 10,000 के। इसका मतलब इसमें से 1/4 हमारे पास बचे हैं, 25% हमारे पास बचे हैं, मतलब 8,000 का 25% कितना होता है? 2,000। मतलब जो गुड्स हमने बेचे थे, 2,000 की कॉस्ट के गुड्स अभी पड़े हुए हैं। इसका सेलिंग प्राइस कितना है? जैसे 8,000 का 1/4 किया, 10,000 का 1/4 कितना होगा? 2,500। भाई जैसे 8,000 का सेलिंग प्राइस 10,000 था, तो 2,000 का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 2,500 रुपए। तो 500 रुपए का प्रॉफिट जो है वो अनरियलाइज है। मतलब जो 25% गुड्स हमारे पास बचे हैं उनकी कॉस्ट 2,000 है और उनका सेलिंग प्राइस 2,500 है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 500। और आप ऐसा भी सोच सकते हो, टोटल प्रॉफिट कितना था? 2,000 रुपए का। 25% गुड्स अभी हमारे पास ही हैं, तो इसका मतलब 2,000 का 25% अभी अनरियलाइज है, तो वो कितना होता है? 500 रुपए। तो 500 रुपए की यहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट की ट्रीटमेंट दी जाएगी। ठीक है, इसको अब हम प्रॉपर वर्किंग नोट में बना देते हैं। कैसे? सेल प्रोसीड्स 10,000 की थी और इसकी कॉस्ट, मैं ना अभी इसका कह रहा हूं शॉर्टकट आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी रुक जाओ, शॉर्टकट में आपको बताऊंगा इसका। तो प्रॉफिट कितना था? टोटल प्रॉफिट कितना था? टोटल प्रॉफिट 2,000। तो इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा? दो हजार का 25%, 500। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? 500 होगा। क्या आपको यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? ठीक है, अभी मैंने कोई हाईफाई बात नहीं करी है, बड़े आराम से सब कुछ प्यार से आपको बता दिया। ये अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने का मैं आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा। बाकी अब ना मैं आपको एक बैलेंस शीट पूरी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, मैं पूरी आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बनवा रहा हूं, जैसे आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके आनी है। ठीक है, अब क्योंकि अभी तक हम कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे थे, पर अब एक आध हम फॉर्मेट वाले क्वेश्चन भी पूरे कर लेते हैं। तो मैं आपको एक पूरी वर्टिकल बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं। तो इसको अगर आपने नोट कर लिया हो, तो हम अब क्या लिखने वाले हैं? हम पहले एक ऐसे हेडिंग डालेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H Limited and its subsidiary S Limited as on 31st March 2002। ठीक है जी। अब हमें पता है कि लायबिलिटी साइड का नाम क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो पहले हमने क्या लिखा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और सबसे पहले हम मालिकों का पैसा शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स। इस शेयर होल्डर फंड्स के दो हिस्से होते हैं, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहले शेयर कैपिटल में हम इक्विटी शेयर कैपिटल शो करेंगे। किसकी शो करेंगे? सिर्फ होल्डिंग कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी की क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो या तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी या फिर माइनॉरिटी चली जाएगी, तो मतलब वो तो कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल हो जाती है और कुछ माइनॉरिटी की थ्रू प्रेजेंट होती है बैलेंस शीट में। होल्डिंग कंपनी की लेकिन हम पूरी की पूरी जो है शेयर कैपिटल लिखेंगे, वो कितने की है? 9 लाख रुपए की है। तो यहां पर हमने 9 लाख रुपए लिख दिया। इसके बाद बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले जनरल रिजर्व।
सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व तो पूरा का पूरा हमें पता है कैंसिल ही हो गया है ना, वो तो कहाँ चला गया है, सीओसी में, तो सिर्फ यही वाला है जो आएगा बैलेंस शीट में 160। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 80,000 का। फिर यहां पर हम क्या जोड़ देते हैं, पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स मतलब होल्डिंग कंपनी का जो पोस्ट का हिस्सा है वो कितना है, 9,000 रुपए, 9,000 रुपए है, तो यहां पर ये 9,000 आ जाएगा। अब ध्यान रखें यहां पे अभी हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, है ना। अभी करते हैं इसको, आपको पता है ना अनरियलाइज प्रॉफिट कहां कहां से माइनस करते हैं, स्टॉक से माइनस करेंगे और यहां पर कंसोलिडेटेड पीएनएल से माइनस करते हैं। तो भी आते हैं इसके ऊपर, मैंने अभी लिख के छोड़ दिया यहां पर। उसके बाद ध्यान रखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने कैपिटल रिजर्व निकाला है, वर्किंग नोट नंबर मेरे ख्याल से 3 था शायद, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का 25,000 का हमने कॉस्ट कैपिटल रिजर्व निकाला है, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर ये अनराइज प्रॉफिट लिख ही देते आप। अभी लिखूंगा ना, अभी जब मैं स्टॉक को लिखूंगा ना दोनों साथ साथ, जब मैं आपको एक साथ माइनस करके दिखाऊंगा तो बात आपको ज्यादा अच्छे से दिमाग में प्रेजेंट होगी। फिलहाल अभी लिखते हैं इसको। अभी तक जो मैंने यहां पर लिखा है मेरे ख्याल से आपको सब क्लियर होगा। देखिए अब जब हम नॉर्मल किसी और चैप्टर में बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेयर होल्डर फंड्स के बाद जो हम दूसरा हेड शो करते हैं वो करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज का, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इस टॉपिक में हमें शेयर होल्डर फंड्स के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट को सेपरेटली शो करना है। मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है ना उसके हेड को हमें किसी के साथ मर्ज करके नहीं दिखाना है। आप ये भी नहीं बोलेंगे कि ये मालिकों का पैसा है, भाई हमारा तो पैसा है नहीं, हमारे मालिकों का तो है नहीं, बाहर की कोई आउटसाइडर है। और ना ही मैं इसको कोई लोन बोलूंगा क्योंकि उनकी हमारे बिजनेस में इक्विटी की साझेदारी है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, इस बात को ध्यान रखें, हमें इस चैप्टर में एज अ सेपरेट हेड शो करना होता है, ठीक। वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने कंप्यूट किया 1,26,000 रुपए। इसके बाद हमारा तीसरा हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है ही नहीं, आप देख लो, कोई डिबेंचर कोई बैंक लोन वगैरह कुछ है ही नहीं। फिर हमारा फोर्थ हेड हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास है बिल्स पेबल HS 40 और 20। इसमें से कुछ कॉन्ट्रा भी दे रखे हैं, अभी हम वो भी करते हैं, अभी ऐसा लिख देते हैं बस, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स HS 50 और 30, और इसमें से भी कुछ कॉन्ट्रा है, अभी वो भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे यहां पर हम कह सकते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अभी हमें जो एडजस्टमेंट्स है मैं अभी उसको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, फिलहाल अभी आप जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी ऐसे ही देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने एसेट साइड की तरफ। और एसेट्स में हमारे पहले आएंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी है,
एच और एस 7 लाख और 1.5 लाख। तो इसमें तो कोई एज सच एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ये तो बाहर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 8.5 लाख। मशीनरी के बाद है फर्नीचर, एच और एस, कितना कितना 1,70,000। ये हो गया 1,70,000। उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई सीओसी में जाके, अब आ गई करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में पहले है स्टॉक, एच और एस, 1,50,000। और स्टॉक में से क्या माइनस करना है यहां पर हमको? स्टॉक में से सर माइनस करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अभी लिखते हैं यहां पर। उसके बाद अगला क्या है हमारा? डेटर है। डेटर्स, एच और एस के डेटर हैं 60/35। और इसमें से भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रा माइनस करना पड़ेगा। अभी करते हैं बात, ठीक है ना? अभी जैसा लिख रहे हैं अभी आप लिख लीजिए वैसे। उसके बाद है कैश एट बैंक, एच और एस 90,000 और 40,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, एच और एस 25 और 20। और इसमें भी हमें कॉन्ट्रा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब 2 मिनट के प्लीज अपने पेन छोड़ेगा और सामने देखिएगा। देखिए हमारे स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है ये तो हम निकाल ही चुके हैं वर्किंग नोट में। कितना निकाला हमने? 500 रुपये निकाला। तो हम पहले क्या काम करते हैं? पहले हम अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते हैं। क्या कहां कहां से माइनस करना होता है? स्टॉक से और प्रॉफिट से। कितने रुपए? 500 रुपए। कौन से वाले वर्किंग नोट में निकाला? वर्किंग नोट नंबर 5 में निकाला। तो 500 रुपए यहां से माइनस करके बताओ कितना आएगा ये टोटल? सर ये आ जाएगा टोटल 88,500। ये लो भाई 88,500 लिख दिया। हाथ के हाथ स्टॉक से भी माइनस कर लो। स्टॉक ये रहा 500 रुपए। जरा बताओ कितना आता है स्टॉक से माइनस करके? सर स्टॉक से माइनस करके ये हो जाएगा 1,49,500। इसको मैं थोड़ा लाइन को बड़ा कर लेता हूँ। चलिए कितना बताया आपने? ये 1,49,500। मेरे ख्याल से अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। प्रॉफिट माइनस किया, यहां से स्टॉक माइनस किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें बोला है, इसी एडजस्टमेंट में कह रहा है ये जो हमने गुड्स बेचे थे ना, कहता है अब इस गुड्स की वजह से अभी 4,000 का लेन देन बाकी है इन दोनों कंपनियों के बीच में। कह रहा है क्रेडिटर्स ऑफ एस, क्योंकि एच ने बेचे हैं, इसका मतलब एस ने अभी इन गुड्स के 4,000 रुपए नहीं दिए हैं। तो अगर एस के क्रेडिटर्स में इंक्लूड है तो एच के डेटर्स में भी होगा। ये तो भाई कॉन्ट्रा की खास बात है कि दोनों जगह कॉमन सेम अमाउंट होगा। एक बोल रहा है कि सामने वाले को देने हैं तो दूसरे वाले को बोलना पड़ेगा हाँ मुझे लेने भी पैसे हैं। इसका मतलब हमें यहां पर 4,000 रुपए का कॉन्ट्रा करना पड़ेगा डेटर से और क्रेडिटर से। तो हम क्या करें? 4,000 रुपए का कॉन्ट्रा करेंगे क्रेडिटर से और डेटर से। देखो ये रहा, यहां से 4,000 माइनस कर देंगे। जरा मुझे माइनस करके बताओ कितना होता है? सर ये हो गया 76। और ऐसे ही 4,000 हम डेटर से भी माइनस कर देंगे। 65 + 35 हो गया 95, 95 - 4 91। ये एक कॉन्ट्रा भी रिपीट हो गया यहां पर, जो हमने कॉन्ट्रा पिछली क्लास में डिस्कस किया था।
उसके बाद यहां पर आगे बोलता है आउट ऑफ एस लिमिटेड एक्सेप्टेंस। एक्चुअली कई बार ना वो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल को वर्ड को यूज ना करके एक्सेप्टेंसेस वर्ड यूज करता है, क्योंकि ना जो बिल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं सामने वाले को। मतलब ड्रॉर जो पहले बिल ड्रॉ करता है, बीआर बनाता है, फिर जब सामने वाला जो पार्टी है जिसको पैसे देने होते हैं, जब वो अपने सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करता है, तब वो बेसिकली बीआर बीपी बनता है। तो एक्सेप्टेंसेस वर्ड कई बार यूज होता है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के लिए, ठीक। तो ये जो कह रहा है आउट ऑफ एस लिमिटेड एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंसेस जो मतलब बीपी जो एस के हैं, जो जो बिल्स पेबल बीपी एस ने एक्सेप्ट किए हैं, उसमें से 7,000 जो हैं वो एच के फेवर में एक्सेप्ट किए हैं। तो हमारी किताबों में बीपी है तो सामने वाले की किताबों में बीआर होगा। ये कॉन्ट्रा का म्यूचुअल ओइंग का दूसरा फॉर्म था, बीआर बीपी। तो आसान एडजस्टमेंट है, 7,000 दोनों तरफ से उड़ा दो, बात खत्म हो गई। 7,000 दोनों तरफ से उड़ा देंगे हम, यहां से 7,000 उड़ाएंगे पहले, तो ये हो गया 53, और 7,000 वहां से भी उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा अभी देखो, 45 में से 7 घटाने पर 38 आता है। अच्छा ये कैश बैलेंस में तो कुछ था नहीं, इसका तो टोटल वैसे लिख देते हैं 130। तो हमने यहां पर सारी एडजस्टमेंट कर ली। यहां पर एडजस्टमेंट 2 कॉन्ट्रा थी और अनराइज प्रॉफिट थी। अब आप बैलेंस शीट को टैली करके देखो क्या मैच कर रही है। करो भाई टोटल करो बैलेंस शीट का। 9 लाख प्लस 160 प्लस 88,500 प्लस 25,000 प्लस 1,26,000 प्लस 53 प्लस 76, 14,28,500 आ रहा है। 14,28,500। उसके बाद 8.5 लाख प्लस 170 प्लस 149,500 प्लस 91 प्लस 130 प्लस 38, 14,28,500। बधाई हो जी, आपको बैलेंस शीट टैली कर गई है, ठीक है। आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आते ही पहले हम अनरियलाइज प्रॉफिट को कंप्यूट करने का जो शॉर्टकट तरीका है पहले हम उस पर बात कर लेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।